वेलकम टू मेंटोरा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे डीपीएसपी की राज्य के नीति निर्देशक तत्व हिंदी में बोलेंगे। इसका उल्लेख भारत के संविधान में भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी का उल्लेख है। हमने बात करी भाग 4 के अंदर इसका उल्लेख है। पीछे हमने क्लासों में देखा कि भाग 3 जिसके अंदर मूल अधिकारों की बात करी थी, मूल अधिकार। हम ये देखते हैं कि अधिकार डीपीएसपी है, ये भी एक अधिकार ही है, और मूल अधिकार है, वो भी अधिकार है। तो भाग 3 है वो तो कहा है कि राज्य उस राज्य के विरुद्ध में दे रखे मूल अधिकार, लेकिन डीपीएसपी है जो कि नीति निर्देशक तत्व है, ये राज्य के लिए दे रखे, राज्य को काम करने के निर्देश दे रखे कि राज्य कोई कानून बनाता है तो इस तत्वों का ध्यान रखें, इनको राज्य को क्या दे रखे, इस बात के निर्देश दे रखे इस भाग 4 के अंदर। भाग 3 के अंदर राज्य को क्या नहीं करना है वो बताया, और भाग 4 में बताया कि राज्य को क्या करना है। ये दोनों में ये फर्क है, भाग 3 और भाग 4 में ये फर्क है। अब ये भाग 4 है संविधान में कहाँ से ले रखा है, अनुच्छेद में 36 से 51 तक तो बात कर रखी है, लेकिन ये लिया कहाँ से है, संविधान निर्माताओं ने कहाँ से लिया था। तो संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरलैंड ने कहाँ से लिया, तो स्पेन से लिया था। आयरलैंड के संविधान में स्पेन से आया था, और आयरलैंड से हमने लिया, हमारे भारत के संविधान निर्माताओं ने लिया, भारत के संविधान में आयरलैंड से लिया गया। महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि इसको बोला कि विशेषताओं वाला कहा गया, कि इसके विशेषताओं के बारे में बताया। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने बताया कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों को दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये भारत के संविधान की मूल आत्मा बन जाती है। ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। इसकी विशेषता की बात करें तो क्या होगा कि ये निर्देश देता है, और निर्देश किसको देता है, क्या देता है, हम देखते हैं कि राज्य के लिए नीतियां बनाते समय कौन बनाएगा, राज्य अगर कोई नीतियां बनाता है उसको इस डीपीएसपी को ध्यान में रखने योग्य आदर्शों की बात कर रखी है। इसमें सबसे पहले राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा किसमें दे रखी है, अनुच्छेद 36 में। हमने पीछे ये भी देखा था, अनुच्छेद 12 में भी हमने राज्य की परिभाषा का विवरण देखा था कि अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा दे रखी है, और अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा दे रखी है। यहाँ पे क्या, वहां पे देखा था मूल अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा, और यहाँ देखेंगे डीपीएसपी के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार यहाँ राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 है मूल अधिकार में कहा था। केंद्र या राज्य सरकारें, संसद या विधानमंडल, ये सारी उसमें ये हमने 12 में भी यही पढ़ा था कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानमंडल, ये सारी बताई थी। आगे हमने देखा कि इसको देखते समानता, ये कैसे समानता कैसे है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुदेशों के समान ही है। अंतर केवल इतना है कि ये विधायिका और कार्यपालिका के लिए हैं। जब 1935 का अधिनियम एक्ट आया था उसके समान ही ये है, डीपीएसपी भी उसके समान ही है, लेकिन उनको कहा गया था कि आदेशों के समान है, लेकिन इसमें अंतर है कि कार्यपालिका और विधायिका के लिए ये है दे रखा है डीपीएसपी। इसका उद्देश्य क्या है कि ये इसका उद्देश्य है कि भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना, वेलफेयर स्टेट बनाने का इसका उद्देश्य है। दूसरा क्या है, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना भी करना इसका उद्देश्य है। तो डीपीएसपी के दो अधिकार मतलब उद्देश्य बताएं तो कौन कौन सा उद्देश्य है, वेलफेयर स्टेट बनाना भारत को, और आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। कि अभी ये डीपीएसपी है, इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो इसकी प्रकृति गैर न्यायोचित होगी, यानी न्यायालय के द्वारा इसको लागू नहीं करवाया जा सकता। इसको कहते हैं गैर न्यायोचित। कि इसका अगर कोई मान लो डीपीएसपी का अगर उल्लंघन होता है तो न्यायालय के अंदर जाके इसको न्यायालय द्वारा न्यायोचित नहीं किया जा सकता, या न्यायालय द्वारा इसको लागू नहीं करवाया जा सकता, ऐसा इसमें कहा गया। लेकिन अनुच्छेद 37 कहता है, क्या कहता है कि देश के मूल शासन के अंदर मूलभूत तत्व का काम करेगा, और कानून बनाते समय इनको लागू करना राज्य का क्या होगा, कर्तव्य होगा। कि जब राज्य कोई कानून बना रहा है तो अनुच्छेद 37 बताता है कि देश में शासन के नियम जब भी बन रहे होंगे तो उसका ये क्या होगा, मूलभूत तत्व होगा। और कानून बनाते समय राज्य क्या करेगा, इनका
इन कर्तव्यों का पालन करेगा, कि राज्य का कर्तव्य होगा कि इन डीपीएसपी का ध्यान रख के कोई कानून बनाया जाए। और न्यायिक मदद देखते हैं कि न्यायालय को इससे क्या मदद मिलती है। तो न्यायालय को मिलती है कि अदालतें किसी भी कानून की संवैधानिकता तय करते हैं तो इसका उपयोग करते हैं। और यदि कोई कानून डीपीएसपी को लागू करता है तो वो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के तहत में क्या माना जाएगा, तर्कसंगत माना जाएगा। कि कहता है कि कोई डीपीएसपी को कानून बना के लागू करवाया जा रहा है, सरकार कानून बना के क्या करती है, लागू कर रही है डीपीएसपी को। तो न्यायालय क्या करेगा, कोर्ट अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के तहत में उनको क्या माना जाएगा, तर्कसंगत माना जाएगा। अब देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण कैसे कैसे किया। वैसे सामान्यतः संविधान के अंदर ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है, लेकिन इनकी दशा और दिशा देखते हुए इनके हमने 3 भागों में बांटा। कैसे कैसे बांटा, सबसे पहला हमने समाजवादी मूल नीति निर्देशक तत्व, गांधीवादी और उदारवादी, उदार बुद्धिजीवी बोलते हैं। तो इसको हम कहेंगे कि समाजवादी कैसे होंगे, कि समाजवाद के आलोक में मतलब सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करेंगे तो समाजवादी डीपीएसपी हो जाएंगे। और गांधीवादी कैसे होंगे, तो उनका गांधी जी के आदर्श थे ना, उनके आधार पे अगर कोई डीपीएसपी है तो उनको हम बोलेंगे कि गांधीवादी डीपीएसपी हैं। उदार बुद्धिजीवी यानी लिबरल होंगे तो वो कैसे होंगे, आधुनिक उदारवादी विचारों पर कोई अगर डीपीएसपी है तो उसको हम इसमें रखेंगे आधुनिक उदारवादी में। सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं, समाजवादी को। समाजवादी में क्या, इसका लक्ष्य कैसा, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने का लक्ष्य हो। अनुच्छेद 38 को देखते हैं तो इसमें क्या है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना, सामाजिक व्यवस्था बनाना और आय, प्रतिष्ठा और अवसरों की असमानता को क्या करना है, कम करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, लोक कल्याण में अभिवृद्धि, सामाजिक व्यवस्था को बनाएंगे, आय, प्रतिष्ठा और अवसरों की असमानता उसको क्या करेंगे, कम करेंगे। ये अनुच्छेद 38 कहता है, राज्य को ये काम करने के लिए एक निर्देश देता है। अनुच्छेद ये भी, अब जैसे कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना, सामाजिक व्यवस्था, तो ये समाजवादी डायरेक्शंस में जाता है, तो इसलिए हमें ये इसको क्या रखेंगे, अनुच्छेद 38 को किस में रखेंगे, समाजवादी में रखेंगे। अनुच्छेद 39 है, ये इंपॉर्टेंट डीपीएसपी है, पूरे डीपीएसपी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो इसमें कहा कि राज्य सुनिश्चित क्या क्या करेगा, क्या क्या करेगा, आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा। लोगों को, भारत के नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाने का काम भी कौन करेगा, राज्य करेगा। ये बात करी गई, राज्य को निर्देश दे रखे हैं। अब राज्य करे ये नहीं करे, राज्य पे डिपेंड करेगा कि राज्य के पास संसाधन है तो ये काम करना होता है। तो राज्य आजीविका के पर्याप्त संसाधन। दूसरा, ये सारे भाग हैं इसके, अनुच्छेद 39 के ही है। भाग 1, 39(1), 39(2), 39(3), 4, 5, 6 ऐसे अनुच्छेद दे रखे कि 39 का पहला क्या देखा, आजीविका के पर्याप्त साधन। दूसरा में क्या कि भौतिक संसाधनों का समान वितरण, जो भी भौतिक संसाधन है उनका क्या करेंगे, समान वितरण करना है, कि सामूहिक हित बना रहे लोगों का। इसलिए आगे कहा कि धन के संकेंद्रण पर रोक लगाना, कि धन एक व्यक्ति के हाथ में ना जाए, मतलब धन के संकेंद्रण को रोकने की काम कौन करेगा, राज्य करेगा। आगे कहा कि पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बात कौन करता है, ये डीपीएसपी 39 के 4 में। 5 में कहा है कि कर्मकारों के स्वास्थ्य की सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा, राज्य। और बालकों के स्वस्थ विकास का अवसर, ये अनुच्छेद 39 की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 39 का पहला आजीविका की बात है, दूसरा भौतिक संसाधनों पर समान वितरण, तीसरी है धन का संकेंद्रण को रोकना, पुरुषों और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन, और कर्मकारों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और बालकों के स्वस्थ विकास का अवसर। ये था 39, ये भी समाजवादी डीपीएसपी। 39 का है जो कि बाद में जोड़ा गया। हमने देखा कि समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, ये 86वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। लेकिन इसमें कहा रखा है कि गरीबों या समान न्याय, गरीबों को समान न्याय दिलाने के लिए निःशुल्क विधिक सहायता जोड़ लाने के लिए यह अनुच्छेद बाद में लाया गया। ये भी समाजवादी है। और अनुच्छेद 41 है जिसमें कहा कि काम, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य पाने का अधिकार, वो किसको दे, अनुच्छेद 41 में बात करी गई है। अनुच्छेद 42 में कहा कि काम की न्याय संगत दशाएं, प्रसूति सहायता,
यानी कि काम की स्थिति कैसी होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए, और इसकी प्रसूति सहायता देने की भी बात किसमें कर रखी है, अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 43 में कहा है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, लिविंग वेजेस देने की बात किसमें कर रखी है, अनुच्छेद 43 के अंदर। अनुच्छेद 43 में कहा है कर्मकार मतलब कोई काम करने वाले व्यक्ति, उनके लिए निर्वाह मजदूरी, इतनी मजदूरी देनी चाहिए जो कि लिविंग वेजेस में आए, इतनी। ये 41 का है जो कि बाद में जोड़ा, अनुच्छेद 41 का। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, उद्योग है उसमें प्रबंधन प्रशासन में कर्मकारों की भी भागीदारी होनी चाहिए, उनका भी रोल होना चाहिए, इसको ये बाद में लाया गया, जोड़ा गया। अनुच्छेद 47 है, ये भी समाजवादी है। इसमें कहा कि पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य सुधारना, ये सब अनुच्छेद 47 के अंदर बात करी गई। ये तो था समाजवादी सिद्धांत, जैसे उनके अनुच्छेद थे डीपीएसपी में, अनुच्छेद 38, 39 और 39 का, 41, 42, 43, 43 का और 46, ये अनुच्छेद है समाजवादी। आगे आता है गांधीवादी सिद्धांत के डीपीएसपी। उसमें क्या होंगे कि ये विचार होंगे जो किस किस के विचारों पे होंगे, गांधी जी के विचारों पर होंगे, तो उसको हमने कहा कि गांधीवादी सिद्धांत या गांधीवादी डीपीएसपी ऐसे कहें। अनुच्छेद 40 है जो कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, तो वो अनुच्छेद 40 के अंदर है ग्राम पंचायतों का गठन, उन्हें स्वशासन की इकाई बनाना है। अनुच्छेद 43 में कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना। कुटीर उद्योग का मतलब है कि छोटे छोटे उद्योग है उनको गांवों के अंदर उसको प्रोत्साहित करना। अनुच्छेद 43 ख में कहा कि सहकारी समितियों का गठन करना और स्वायत्त संचालन, ये 43 ख है, ये बाद में जोड़ा गया। क्या बोला कि सहकारी समितियों का गठन करना, ये अनुच्छेद 43 का। और 46 कहता है कि एससी एसटी और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ये अनुच्छेद 46 में का। अनुच्छेद 47 में क्या होगा, नशीले पेय पदार्थ, हानिकारक दवाइयों के सेवन पर क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है। इसी में शराबबंदी का जो प्रतिबंध लगाया जाता है शराब पे, शराबबंदी, वो इसी के तहत ही, अनुच्छेद 47 के तहत। अनुच्छेद 48 है, वो क्या है, गाय बछड़ा दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में क्या करना, सुधार करना, कि गाय या दुधारू पशुओं की नस्लों में सुधार करना और उनकी बलि पे क्या लगाना, रोक लगाना, ये अनुच्छेद 38 कहता है। ये था गांधीवादी डीपीएसपी। गांधीवादी डीपीएसपी में एक बार देखते हैं कि अनुच्छेद 40 उसमें क्या होता है, ग्राम पंचायतों का गठन करना। 43 में होता है कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। 43 ख में सरकारी समितियों का गठन करना। 46 में है एससी एसटी और समाज के कमजोर वर्ग है उनको क्या करना, शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। 47 में क्या होगा, नशीले पेय पदार्थ है उनका क्या करना, प्रतिबंध करना। और 48 में कहा है कि गाय या बछड़ा या दुधारू पशु है उन पे बलि पे रोक लगाना है और उनकी नस्लों में क्या करना, सुधार करना। ये थे गांधीवादी सिद्धांत के डीपीएसपी। अब आएंगे उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत के डीपीएसपी, जो कि उदारवादी विचारधारा से प्रेरित होंगे। जैसे कि अनुच्छेद 44 है जिसमें कहा कि सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये इसको यूसीसी कोड बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये लागू करने की बात कहीं बार चलती रहती है। आजकल वर्तमान में करंट अफेयर का मुद्दा बन रखा है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 45 में कहा कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख और शिक्षा, ये दे रखा था। अब ये टॉपिक पहले मूल संविधान में ये टॉपिक था ही नहीं, ये बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसमें पहले क्या था कि 6 से 14 वर्ष से आयु के बच्चों की बात करी थी, अब ये 6 से 14 वर्ष तक की बच्चों की बात कर रखी थी, ये मूल अधिकार बन गया। अब इसकी जगह पे इसको जोड़ा कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख और शिक्षा की बात करना, ये अनुच्छेद 45 में अभी बनाया गया वर्तमान में। अनुच्छेद 48 में कहा कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाना, किसको, कृषि को और पशुपालन को, ये अनुच्छेद 48 में कहा। अनुच्छेद 48 का ये जो बाद में जोड़ा गया, जो कि किसकी बात कर रहा है, पर्यावरण संरक्षण की, वन और वन्य जीवों की रक्षा करना, यह अनुच्छेद 48 क में। 49 में दिया राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण की बात किसमें कर रखी है, अनुच्छेद 49 में। 50 में कहा है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायिक पालिका को कार्यपालिका से क्या करना, अलग करना या पृथक करने की बात। अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये
बौद्धिकवादी या बौद्धिक सिद्धांत डीपीएसपी है, जिसमें 44 में क्या है, यूसीसी या सिविल संहिता, और 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों पे शिक्षा की बात कर रहे हैं, 48 में कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक बनाना या आधुनिक बनाना, 48 क में क्या पर्यावरण संरक्षण की बात है, 49 में राष्ट्रीय स्मारक के राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की बात करेगी, 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, अलग करना, और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कर रहा है। तो ये तो अनुच्छेद थे बौद्धिकवादी। अब नए डीपीएसपी है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से जोड़े गए हम उसको देखते हैं। तो अनुच्छेद 39 जो च है उसको देखा कि बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए ये कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और 39 का है वो भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऐसा देखते हैं ये अनुच्छेद है जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कौन कौन सा, 39 च और 39 क और 43 क और 48 क, ये अनुच्छेद जोड़े गए। तो 39 क के अंदर है समान न्याय और मुफ्त विधिक सहायता, और 48 क में दे रखा है पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव की रक्षा करना, और 43 क में उद्योगों के प्रबंधन और श्रमिकों की भागीदारी। ये बात अनुच्छेद 42 के अंदर 1976 के अंदर जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंदर एक धारा जोड़ी गई 38 के अंदर। क्या जोड़ा कि राज्य न केवल आय की बल्कि प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को क्या करेगा, कम करेगा। उस लाइन को कब जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंदर जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंदर अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदल दी। क्या विषय वस्तु पहले थी 6 से 14 वर्ष की बच्चों की शिक्षा की बात थी, अब बना दिया उसको, ये तो 21 के अंदर चला गया, जो कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की बच्चों के लिए शिक्षा की बात थी, ये अब मूल अधिकार बन गया अनुच्छेद 21 के अंदर। लेकिन अब डीपीएसपी में इसमें 45 में क्या बनाया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था या देखरेख या शिक्षा की बात किसमें रखी, अनुच्छेद 45 के अंदर। ये 86वें संविधान संशोधन के अंदर जोड़ा गया। एक 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के अंदर हुआ जिसमें 43 ख जोड़ा गया। इसमें किसकी क्या जोड़ा कि सहकारी समितियों के गठन की बात कर रखी है। इसमें स्वैच्छिक गठन, स्वायत्तता, संचालन और लोकतांत्रिक नियंत्रण को क्या करना, बढ़ावा देने के लिए सहकारी समितियों का गठन करना। ये अनुच्छेद ये संशोधन हुआ किसमें, 97वें संविधान संशोधन के अंदर, और अनुच्छेद हुआ 43 ख जोड़ा गया। ये तो हमने डीपीएसपी देखे कि जो नए बाद में संशोधन किए हैं वो एक साथ में हमने देखा कि 42वें संविधान संशोधन के तहत में कौन कौन सा जोड़ा, और 44वें और 86वां और 97वें, ये 4 संशोधन हमने देखे। सबसे मोटा संशोधन देखते तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 अनुच्छेद के अंदर संशोधन किया। 39 क, 43 क और 48 क, ये 4 जोड़े। 48 क बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण की, और 43 क है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। 39 क में देखते हैं तो समान न्याय और मुफ्त विधिक सहायता देने की बात करी। 39 में बच्चों के स्वस्थ विकास की अवसर प्रदान करना। ये 42 के अंदर 4 संशोधन करके ये बात जोड़ी गई। और 44वें संविधान में तो एक ही बात जोड़ी गई अनुच्छेद 38 के अंदर, जो कि प्रतिष्ठा, अवसर और सुविधा और अवसर की असमानता को क्या करना है, कम करना। ये न केवल आय में बल्कि प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को कम करने के लिए बात जोड़ी गई, वो अनुच्छेद 38 के अंदर। कौन सा संविधान, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन के अंदर कुछ बदलाव किया, वो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु की बच्चों की बात कर रखी थी, लेकिन इसको हटा के मूल अधिकार में डाल दिया और यहाँ पे रख दिया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बात कर रखी प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख की। और 97वें संविधान संशोधन के द्वारा 43 ख बात जोड़ी गई, और इसमें लिखा कि सहकारी समितियों के गठन की बात कर रखी है। तो ये 97वें संविधान संशोधन की बात है 2011 के अंदर। आगे कहा कि नीति निर्देशक तत्वों के पीछे की शक्तियां क्या है। तो BN राव संवैधानिक सलाहकार थे, जो कि संविधान सभा के BN राव क्या थे, संवैधानिक सलाहकार। इन्होंने कहा है कि अधिकारों को क्या होना चाहिए, 2 श्रेणियों में बांटने की सलाह दी थी। एक तो न्यायोचित है, जो कि हमारे मूल अधिकार है वो न्यायोचित है,
दूसरा है गैर न्यायोचित, जो कि क्या है, डीपीएसपी जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जो कि प्रारंभ समिति ने इसे क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो न्यायोचित किसको बना दिया था, मूल अधिकारों को, और गैर न्यायोचित किसको बनाया, नीति निर्देशक तत्वों को। संविधान सभा ने यह भी कहा कि ये गैर न्यायोचित तो है, लेकिन सरकार जब कानून बना रही होती है, संसद, तो इस डीपीएसपी को ध्यान में रख के कानून बनाया जाए। और शक्ति का स्रोत क्या है कि भले ही ये गैर न्यायोचित है, लेकिन क्या है, अनुच्छेद 37 स्पष्ट कहता है कि ये देश के शासन में मूलभूत हैं। तो ये बात की शक्तियों का स्रोत के आधार पे, इसके पीछे वास्तविक शक्ति क्या है, कानूनी तो नहीं है, बल्कि राजनीतिक शक्ति इसके पीछे की बात है कि सरकार जब वोट मांगने जाती है जनता से, तो जनता के हित में कोई काम होगा, तो वो जनता के हित में काम कैसे होगा, डीपीएसपी के अकॉर्डिंग। डीपीएसपी जनता के हित में ही काम करती है, लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की बात करती है। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या बताया कि कोई भी लोकप्रिय सरकार अपनी नीतियों को बनाते समय इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। अगर कोई लोकप्रिय सरकार है और इन कानून बना रही है, नीतियां अपनी बना रही है, तो उसको बनाते समय इसकी अवहेलना नहीं करेगी, अपेक्षा नहीं कर सकती। यदि वो ऐसा करती है तो उसे क्या होगा, चुनाव के समय, मतदाताओं के समय इसका उत्तर देना होगा। आगे कहा है कि नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना। अब इस डीपीएसपी की आलोचना भी बहुत से लोगों ने करी। अब वो कैसे है, आलोचनाएं क्या कह रही है, संविधान सभा के सदस्यों या विशेषज्ञों ने इनकी क्या करी, आलोचनाएं करी। क्या बोला कि कोई कानूनी शक्ति नहीं है। जैसे किसने बोला, ये केटी शाह ने कहा कि ये एक ऐसा चेक है जिसका कोई भुगतान बैंक की इच्छा, जिसका भुगतान क्या है, बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। यानी मतलब ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान किसके ऊपर निर्भर है, बैंक की इच्छा पर। मतलब ये ऐसे उसके साथ इसका कंपेयर किया गया डीपीएसपी का। टीटी कृष्णाचारी ने क्या कहा कि भावनाओं का एक स्थायी कूड़ा घर है, डीपीएसपी को ये बताया गया। केसी वेयर ने कहा कि लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। सर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि कर्मकांडी आकांक्षा है ये, और तर्कहीन व्यवस्था, इसके आधार पे किसने क्या बोला है, इसमें कहा है कि एन श्रीनिवासन के अनुसार इन्हें न तो उचित तरीके से वर्गीकृत किया गया है और न ही तर्क संगत रूप से व्यवस्थित है। इसमें आधुनिक और पुरातन विचारों को बिना किसी क्रम में मिलाया गया। ये किसने कहा, एन श्रीनिवासन ने। आगे हम देखेंगे तो इसमें क्या आएगा, संवैधानिक टकराव। संवैधानिक टकराव कैसे कि संविधान विशेषज्ञ के संथानन ने भविष्यवाणी की थी कि नीति निर्देशक तत्व है उनमें टकराव के कारण बन सकते हैं। वो कैसे कि केंद्र बनाम राज्य। केंद्र बनाम राज्य कैसे होंगे कि यदि केंद्र डीपीएसपी लागू करने का निर्देश दे तो राज्य मना कर दे तो राज्य सरकार बर्खास्त हो सकती है। क्योंकि अगर डीपीएसपी लागू करने को केंद्र सरकार ने क्या निर्देश दिया और राज्य ने अगर मना कर दिया तो राज्य सरकार क्या हो जाएगी, बर्खास्त हो जाएगी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में, तो राष्ट्रपति अगर डीपीएसपी का हवाला देकर संसद द्वारा वापस पास किया गया बिल अस्वीकार कर सकता है, तब भी इनके बीच में टकराव हो जाएगी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में टकराव कैसे होगी कि राज्य स्तर पर कहीं टकराव हो सकते हैं जो भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में हुआ। आगे कहा कि नीति निर्देशक तत्वों की उपयोगिता। वो कैसे, उपयोगिता क्या है कि आलोचना के बावजूद भी संविधान विशेषज्ञों ने इन्हें अनिवार्य बताया। क्या है कि जैसे कि LM सिंघवी, इन्होंने बताया कि संविधान को जीवन दान देने वाली क्या है, ये व्यवस्था है। और MC सांगला जो कि पूर्व न्यायाधीश थे, उन्होंने कहा कि यदि इन सभी तत्वों को पूरी तरह पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर भी कैसा दिखेगा, स्वर्ग जैसा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा कि इनका लक्ष्य है कैसा, आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। यानी डीपीएसपी का लक्ष्य है कि भारत के अंदर आर्थिक लोकतंत्र स्थापित हो सके। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि इनका लक्ष्य कैसा, सामाजिक क्रांति लाने का लक्ष्य है। BN राव ने कहा कि नैतिक आवश्यकता और शैक्षिक मूल्य वाले हैं। महत्वपूर्ण भूमिका देखते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका में न्यायिक समीक्षा में मदद करता है कौन, डीपीएसपी। न्यायालय कानूनों की वैधता तय करते समय इनका उपयोग करते हैं। यदि कोई कानून डीपीएसपी को लागू करता है तो उसे उचित माना जाता है। यदि कोई कानून है वो डीपीएसपी को लागू कर रहा है तो उसे क्या माना जाएगा, उचित माना जाएगा। ये तो था न्यायिक समीक्षा में मदद करने के लिए। स्थायित्व में देखते हैं तो
तो सरकारें क्या बदलती रहती, लेकिन ये डीपीएसपी है जो कि निरंतर बने रहते हैं। पूरक भूमिका क्या है कि मूल अधिकार है जो कि किसमें भाग 3 में पूरक है, भाग 3 के क्या है, पूरक है। जहां भाग 3 राजनीतिक अधिकार देता है, वही भाग 4 है वो सामाजिक आर्थिक अधिकार देकर रिक्त है वो उसको भरता है। रिक्तियां मतलब वैक्यूम है, उसको भरने का काम कौन करेगा, भाग 4। क्योंकि भाग 3 है वो मूल अधिकारों की बात करता है और भाग 3 क्या करता है, राजनीतिक अधिकार देता है, लेकिन भाग 4 है वो सामाजिक और आर्थिक अधिकार देने का काम करता है। विपक्ष का क्या है ये हथियार, वो कैसे कि विपक्ष इनका उपयोग करके क्या सरकार पर क्या करता है, नियंत्रण बनाए रखता है, कि उनकी कमियों को उजागर करता है कि सरकार ने ये काम नहीं किया ऐसे। दूसरा है कि राजनीतिक घोषणा पत्र, ये कैसे है कि ये आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह भी काम करता है, जो कि शासक दल के लिए मार्गदर्शक और मित्र का काम करता है। क्योंकि जो राजनीतिक या सरकार के अंदर सरकार है, वो जब नीति बना रही होती तो वो ये डीपीएसपी क्या कर रहे हैं, मार्गदर्शक का या अपने फ्रेंड का काम या मित्र का काम करता है। मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में क्या टकराव रही, वो इतिहास देखते हैं, इसमें क्या क्या पीछे हुआ है कहानी। तो ये लड़ाई इस बात की थी कि बड़ा कौन है, डीपीएसपी या मूल अधिकार। तो चंपकम दोराईराजन मामला आया 1951 के अंदर। ये तमिलनाडु की छात्रा थी एक, मद्रास की। फैसला क्या आया, कुछ उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि मूल अधिकार सर्वोच्च हैं, ये नीति निर्देशक तत्व उनके अधीनस्थ हैं। चंपकम दोराईराजन मामला 1951 के अंदर आता है। उच्चतम न्यायालय ने बताया कि मूल अधिकार है ये सबसे बड़े हैं, किसके ऊपर, डीपीएसपी के भी। डीपीएसपी उसके क्या है, अधीन है, मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं डीपीएसपी। संसद ने मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, मतलब चंपकम दोराईराजन मामले में कहा कि संसद है मूल अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है। फिर मामला आता है गोलकनाथ, जो कि गोलकनाथ मामला 1967 के अंदर आता है। फैसला दिया कोर्ट ने कि पिछला फैसला पलट दिया और कहा कि मूल अधिकार है वो क्या है, पवित्र है, और संसद निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों को छीन नहीं सकती। कि मूल अधिकारों को अगर संसद को लागू करना है, उसके लिए क्या संसद मूल अधिकारों को नहीं छेड़ सकती या संशोधन नहीं कर सकती। ये गोलकनाथ मामले में चंपकम दोराईराजन मामले को या फैसले को बदल दिया गया। फिर कहा कि संसद की प्रतिक्रिया, अब जब ये मामला आया गोलकनाथ का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बदल दिया, तो सुप्रीम कोर्ट संसद ने क्या किया, इस प्रतिक्रिया करी। वो कैसे, 24वां संविधान संशोधन किया और 25वां संविधान संशोधन किया 1971 के अंदर। तो 24वें संविधान संशोधन करके क्या किया, घोषणा की कि संसद मूल अधिकारों को संशोधित कर सकती है। ये संविधान में लिख दिया कि संसद मूल अधिकारों को क्या कर सकती है, संशोधित कर सकती है। 25वें में कहा कि अनुच्छेद 31 ग को जोड़ा गया, जिसमें 2 प्रावधान थे। क्या क्या, यदि कोई कानूनी अनुच्छेद 39 ख और ग यानी समाजवादी डीपीएसपी को लागू करना के लिए बनाया जाता है, तो वो अनुच्छेद 14, 19 और 31 के उल्लंघन के आधार पर क्या नहीं माना जाएगा, अवैध नहीं माना जाएगा। 25वें संविधान संशोधन के अंदर संसद ने क्या कर दिया, इनको अनुच्छेद 39 ख 39 ग जो कि कैसे थे, समाजवादी डीपीएसपी, अगर संसद इनको प्रभावी बनाना चाहे या लागू करना चाहे तो अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये संशोधन करके जोड़ दिया गया है। 25वें संविधान संशोधन किया, उसमें जोड़ दिया गया। ऐसे कानून को अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। ये भी बात किसमें कर रखी, 25वें संविधान संशोधन में बात कर दी कि न्यायिक समीक्षा को बंद कर दिया गया। अब इस सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, इस न्यायिक समीक्षा को जो बंद किया इसको रद्द कर देगी। ये आता है केशवानंद मामले में। केशवानंद भारती का मामला आता है 1973 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या दिया, फैसले में कहा सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 31 ग के पहले प्रावधान को वैध माना। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इस वाले प्रावधान को तो सही माना। आगे कहा कि मतलब ये वाला प्रावधान जिसमें 39 ख और ग की बात करी थी, ये दूसरा प्रावधान ये था, कानूनी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है न्यायिक समीक्षा की, तो इसको रद्द कर दिया जाएगा। और दूसरे प्रावधान को अवैध घोषित कर दिया गया। न्यायिक समीक्षा है वो संविधान का मूल ढांचा भी घोषित कर दिया गया। अब ये आया केशवानंद मामले में ये बात थी। और फिर आगे आता है 42वां संविधान संशोधन करती है संसद 1976 के अंदर। संसद ने फिर पलटवार किया। क्या किया कि अनुच्छेद 31 ग है
उसका दायरा बढ़ाकर सभी निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार 14, 19 और 31 पर प्राथमिकता दे दी, जिसे बाद में मिनर्वा मिल्स केस में क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। संसद ने क्या कर दिया कि अनुच्छेद 31 ग है वो सभी नीति निर्देशक तत्वों पर मूल अधिकारों को, इसका दायरा बढ़ा के मूल अधिकार कौन से 14, 19 और 31 पे प्राथमिकता दे दी गई। किसको? अनुच्छेद 31 ग को। और फिर ये मिनर्वा मिल्स में बदल दिया जाएगा। अब आता है मिनर्वा मिल्स 1980 के अंदर, क्योंकि ये आता है 1976 के अंदर बदलता है सुप्रीम कोर्ट, अरे संसद 42वें संविधान संशोधन करके ये लाती है। फिर मिनर्वा मिल्स मामला आता है 1980 के अंदर। इसमें ये सुप्रीम कोर्ट क्या करे कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो प्रावधान था उस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा और सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार जो कि 14 और 19 पर प्राथमिकता दी थी उसको संतुलन बनाएगी। तो संतुलन का सिद्धांत देगी कि मिनर्वा मिल्स में। तो इसमें क्या दिया कि कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में क्या बनाता है, संतुलन बनाने का काम करता है। कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार और डीपीएसपीए इनके बीच में क्या है, बैलेंस बनाए रहता है। ये एक रथ के दो पहियों के समान है कि एक दूसरे के बिना कोई काम नहीं होता है। इस संतुलन को बिगाड़ना संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करना है। मतलब इसका संतुलन है मूल अधिकार और डीपीएसपी, इन दोनों के बीच में क्या संतुलन है, ये क्या बना दिया गया, मूल ढांचा बना दिया गया संविधान का। वर्तमान में क्या स्थिति है कि मूल अधिकार है वो सर्वोच्च है, लेकिन संसद निर्देशन डीपीएसपी को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, बस अर्थ क्या है, ढांचा ना बिगड़े। कि इसके अंदर जो संतुलन बना रखा है कोर्ट ने वो क्या है, मूल ढांचा है संविधान का। अपवाद में किसको बनाया गया है कि अनुच्छेद 39 ख और 39 ग को लागू करने वाले कानून अब भी क्या है, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 से ऊपर माने जाएंगे कि अनुच्छेद 31 ग के तहत इस बात को लागू कर दिया गया। नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वयन करने के लिए इसमें का नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन 1950 से अब तक सरकारों ने डीपीएसपी को लागू करने के लिए क्या बनाया, कई भी कानून बनाए और योजनाएं लाई गई। सबसे पहले हम देखते हैं नियोजन या प्लानिंग्स को देखते हैं, जो कि 1950 में योजना आयोग लाया गया और 2015 में योजना आयोग की जगह पे किसको लिया गया, नीति आयोग को। नीति आयोग योजना आयोग की जगह आया नीति आयोग। ये कब आया, 2015 के अंदर। दूसरी ये प्लानिंग की बात थी। अब आगे आया भूमि सुधार। उसमें कहा है कि जमींदार जागीरदारी और ईमानदारी प्रथा को खत्म करने की बात करी थी, जिसमें भूमि सीमांकन अतिरिक्त भूमि का भूमिहीनों में क्या करना था, वितरण। इसके लिए ये भूमि सुधार को किया गया। श्रम कल्याण में क्या किया गया कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 लाया गया। श्रम कल्याण के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लाया, 1948 के अंदर। श्रम कल्याण में ही बाल श्रम अधिनियम कब लाया, 1986, जिसमें 2016 में क्या किया गया, संशोधन। बंधुआ श्रम पद्धति अधिनियम 1976, इसमें क्या कहा कि प्रसूति और पर सुविधा अधिनियम 1961 लाया और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, जो कि किसके लिए, महिलाओं के लिए लाया गया था। बंधुआ श्रम पद्धति अधिनियम 1976 की बात। वित्तीय संसाधन के लिए क्या लाया, एलआईसी का राष्ट्रीयकरण किया गया कब, 1956 के अंदर। एलआईसी पहले प्राइवेट थी, उसका राष्ट्रीयकरण करके गवर्नमेंट में लाया गया, जो कभी 1956 के अंदर। और 14 प्रमुख बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 के अंदर। और फिर क्या, राजाओं की साई खर्च यानी प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया जब 1971 के अंदर। राजाओं का खर्च था, प्रीवी पर्स बोलते जिसको। ये जब क्या हुआ था कि भारत आजाद हुआ, रियासतों की राजाएं थी, उनको क्या एक प्रीवी पर्स दिया गया, जिनको क्या कहा था कि साई खर्च मिलेगा आपको, आप भारत के अंदर शामिल हो जाओ, उसके लिए ये दिया गया था। फिर जब 1971 के अंदर इस प्रावधान को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। आगे का कि विधिक सहायता के लिए सरकार ने क्या किया, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बनाया गया, जो कि 1987 के अंदर बनाया। क्या किया, इससे गरीबों को मुफ्त कानूनी मदद देने के लिए किसका निर्माण किया गया, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, जो कि 1987 के अंदर बनाया गया। लोक अदालतें भी बनाई गई। ये कैसी है, संवैधानिक फॉर्म है,
जो कि विवादों को निपटारा करती है, इसके फैसलों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालतें होती है, इसके फैसलों की अपील कहीं किसी भी कोर्ट में नहीं की जा सकती। आगे सरकार ने ग्रामीण कुटीर उद्योग, जो कि अनुच्छेद 43 में बात करते हैं, उसके लिए खादी और ग्राम उद्योग का आयोग का गठन किया गया। अखिल भारतीय हस्तकरघा बोर्ड को बनाया गया। रेशम बोर्ड आदि की स्थापना की बात किसने करी? सरकार ने, ताकि ग्रामीण उद्योग है उसको क्या मिल सके? बढ़ावा मिल सके। तो ये अनुच्छेद 43 को बढ़ावा देने के लिए किसको बनाया गया? ग्रामीण कुटीर उद्योग के लिए। आगे सामुदायिक विकास का, यानी जो ग्राम स्वराज है उसका प्रावधान किया, जो कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 से शुरू किया गया था। मनरेगा 2006 में मनरेगा जैसी योजना जीवन स्तर सुधारने के लिए लाई गई थी। पर्यावरण व वन के लिए ये अनुच्छेद 48 के अंदर बात करी, जो कि 1972 में लाया गया अधिनियम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लाया था। वन्य जीव अधिनियम और वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 में। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब बनाया गया? और फिर एक प्रोजेक्ट टाइगर, एलिफेंट, ये सब कार्यक्रम कब चलाए गए? 1972 या 1980 के तहत। पंचायती राज व्यवस्था, इसमें अनुच्छेद 44 में बात कर रखी है। इसमें अनुच्छेद 40 में देखते हैं, 73वां संविधान संशोधन किया पंचायती राज व्यवस्था 1992 के अंदर। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था करी गई, संवैधानिक दर्जा दिया गया। कब? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसमें ताकि क्या होगा? ग्राम स्वराज का सपना क्या हो सके? पूरा हो सके। कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 46 में बात कर रखी थी, जिसमें क्या हुआ? कानून बनाया किसके लिए? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और जो SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। इसके अंदर आयोग कौन सा बनाया कि 65वां संविधान संशोधन 1990। SC ST के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब करी गई? 1990 के अंदर। कौन सा संविधान संशोधन? 65वां संविधान संशोधन, जिससे राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करी। 89वां संशोधन किया 2003 के अंदर। इसमें आयोग को दो भागों में बांट दिया। कैसे बांटा? कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये दो बनाए गए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है अनुच्छेद 338 के तहत में, और जनजाति आयोग है 338 के तहत में। ये दो भागों में कब बांटा? 2003 में। 65वां संविधान संशोधन करके एक आयोग बनाया 1990 के अंदर SC ST के लिए, राष्ट्रीय आयोग की बात करी। अब इस राष्ट्रीय आयोग को दो भागों में कब बांटेंगे? 2003 के अंदर। कौन सा संविधान संशोधन? 89वां संविधान संशोधन। इसमें दो भाग कौन से होंगे? एक तो होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जो कि अनुच्छेद 338 के तहत। जनजाति आयोग होगा वो 338 के तहत होगा। 102वां संविधान संशोधन होगा 2018 के अंदर। ये होता है 102वें संविधान संशोधन के तहत क्या बनाया गया? NCBC का गठन किया गया, जिसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया। EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उनके लिए 10% के आरक्षण की बात करी। अन्य आयोग कौन सा बनाया? महिला आयोग बनाया, जो कि 1992 में बनाया। अल्पसंख्यक आयोग भी बनाया, जो कि 1993। ये सारे DPSP के तहत में क्या आयोगों का गठन किया गया सरकार के द्वारा। न्यायपालिका का पृथक्करण है, जो कि अनुच्छेद 50 में दे रखा है। उसमें क्या क्या काम किया है? तो ये है CRPC, जो कि 1973 में, इसके द्वारा न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया। वो कैसे? जैसे कि DM या कलेक्टर को न्यायिक शक्तियां जो दे रखी थी, उनको वहां से हटा के छीन के किसको दी? कि न्यायिक मजिस्ट्रेट को दे रखी। जो कि DM के पास में न्यायिक शक्तियां थी, वो शक्तियां, न्यायिक शक्तियों को लेके किसको दे रखी? अब दिया न्यायिक मजिस्ट्रेट को दे दी गई। ये CRPC 1973 के तहत ये काम किया गया। इस DPSP में बताया गया कि न्यायपालिका का पृथक करना है कार्यपालिका से। तो ये कार्यपालिका का काम करते हैं DM या कलेक्टर। तो न्यायपालिका के पास में काम है न्याय देने का, तो वो न्यायिक मजिस्ट्रेट हो सकते थे। तो DM की शक्तियां थी जो कि न्याय देने की, वो शक्तियां यहाँ से लेके न्यायिक मजिस्ट्रेट को दे दी गई। आगे अन्य में क्या क्या? स्वास्थ्य के लिए अनुच्छेद 47 में बात कर रखी है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है PHC, और विभिन्न बीमारियों TB, कुष्ठ, एड्स, उनका उन्मूलन करने के कार्यक्रम भी चलाए गए। जैसे एड्स के लिए कार्यक्रम, कुष्ठ के लिए ना, TB के लिए, इन सब के लिए कार्यक्रम, जो किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। ये किसमें बात कर रखी है? अनुच्छेद 47 में स्वास्थ्य की बात कर रखी।
अनुच्छेद 49 है वो विरासत की बात करता है। जैसे कि हमने देखा प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक है वो अधिनियम 1951 लाया गया, जिसके अंदर कहा गया कि स्मारकों की सुरक्षा की जा सके, विरासत। पशुपालन की बात है तो अनुच्छेद 48 के अंदर बात करी गई है कि कुछ राज्यों में गौ हत्या पर प्रतिबंध भी लगाया गया। ये हम भाग 4 से बाहर के नीति निर्देशक तत्व देखते हैं। तो राज्य को नीति निर्देशक तत्व हमने भाग 4 के अंदर देखा, लेकिन कुछ निर्देशक तत्व ऐसे हैं जो कि भाग 4 के अंदर नहीं है, वो भाग 4 से बाहर भी कुछ निर्देशक तत्व ऐसे हैं जो कि सरकार को डायरेक्शंस देते हैं। वो कहाँ पे? संविधान के भाग 4 के अलावा भी कुछ ऐसे डीपीएसपी हैं या अनुच्छेद हैं जो कि राज्य को निर्देश देने का कार्य करते हैं। इन्हें भी न्यायालय द्वारा उतना ही महत्व दिया जाता है जिनसे गैर न्यायोचित भी है। ये भी कैसे होंगे? गैर न्यायोचित। जैसे कि अनुच्छेद 335 है जो कि भाग ये 14 के अंदर दे रखा है, सेवाओं में दावे की बात है। इसमें क्या होगा? संघ या राज्य की सेवाओं में नियुक्ति करते समय एससी और एसटी के दावों का ध्यान रखा जाएगा। कैसे? लेकिन प्रशासन की दक्षता बनाए रखते हुए। इसमें कहा है कि संघ या राज्य की कोई सेवा है उसमें नियुक्ति करते समय किसकी बात रखेंगे? एससी और एसटी के दावों का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन प्रशासन की दक्षता बनी रहेगी। ये अनुच्छेद 335 में बात करी है। और मातृभाषा में शिक्षा, ये अनुच्छेद 350 क में बात कर रखी है। प्रत्येक राज्य और स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य क्या होगा कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों को, ये बात ध्यान रखना कि भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में ही उपलब्ध कराई जाए। ये अनुच्छेद 350 क में कहा है। ये अनुच्छेद 335 है जो कि यूपीएससी 2024 में भी क्वेश्चन आ रखा है इसका, कि सेवाओं में दावे की बात कर रखी है, जो कि एससी और एसटी के दावों का ध्यान रखना है और प्रशासन की दक्षता बनाए रखते हुए। और अनुच्छेद 50 का है, ये स्थानीय प्राधिकार और या राज्य के ये क्या कर्तव्य होगा कि भाषाई अल्पसंख्यकों के वर्गों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराना। हिंदी भाषा का विकास, उसके लिए अनुच्छेद 351 के अंदर बात है। आगे कहा है कि संघ का क्या कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा का प्रचार बढ़ाए और उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। डीपीएसपी का सारांश देखते कि अनुच्छेद 36 है कि राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 में क्या क्या तत्वों को लागू करना होगा? कौन से? कि न्यायोचित नहीं है पर शासन में क्या होंगे? मूलभूत तत्व, यानी डीपीएसपी की बात कर रही है। अनुच्छेद 38 है लोक कल्याण और सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहा है। अनुच्छेद 39 है आजीविका संसाधनों का वितरण, समान वेतन, ये बात कर रहा है अनुच्छेद 39 ए में क्या? समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात। 41 में काम और शिक्षा पाने का अधिकार और प्रसूति सहायता। 42 में कार्य की मानवीय दशा, ये भी 42 में। 43 में निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग की बात है। 43 ए में है उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की क्या? भागीदारी। 43 बी किसके लिए? सहकारी समितियों के लिए। 44 में यूसीसी की बात है, समान नागरिक संहिता। 45 में 6 से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के देखरेख या शिक्षा की बात है। 46 में एससी एसटी या कमजोर वर्गों के हितों को क्या करना? बढ़ावा देना। 47 में क्या होगा? पोषाहार स्तर, जीवन स्तर या लोक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। 48 में कृषि और पशुपालन की बात कर रखी है। 48 ए में पर्यावरण की बात कर रखी है। 49 में राष्ट्रीय स्मारकों की। 50 में न्यायिक पालिका को कार्यपालिका से अलग करना। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ये था डीपीएसपी। अब हम छोटा सा बचा है कि डीपीएसपी और मूल अधिकार, इनमें क्या अंतर क्या है? तो इसकी प्रकृति के आधार पर हम देखते हैं कि तो फंडामेंटल राइट है वो क्या है? नकारात्मक है, राज्य को क्या करते हैं? रोकते हैं। और अगर डीपीएसपी की बात करें तो ये सकारात्मक है कि राज्य को ये देते हैं निर्देश कि राज्य ये काम करेगा। दूसरी बात है कि कोर्ट, न्यायालय, इसका क्या काम? न्यायालय में फंडामेंटल राइट है तो वो तो क्या होते हैं? न्यायोचित होते हैं कि कोर्ट के द्वारा क्या लागू करवाए जा सकते हैं। डीपीएसपी को कोर्ट के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है, गैर न्यायोचित है। तीसरा, उद्देश्य के आधार पर देखें तो फंडामेंटल राइट है वो तो राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहता है। डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित कौन करेगा? डीपीएसपी। अगर बल के आधार पर देखें या शक्ति के आधार पर तो फंडामेंटल राइट है वो कानूनी मान्यता देता है। डीपीएसपी कैसा है? नैतिकता और राजनीतिक मान्यता देता है। तो फंडामेंटल राइट है वो व्यक्तिगत कल्याण के लिए फोकस करता है और डीपीएसपी सामुदायिक और समाजवादी कल्याण को बढ़ावा देने के ध्यान देता है।
क्रियान्वयन के आधार पर देखें तो फंडामेंटल है वो स्वतः लागू होते हैं, खुद स्वयं लागू रहते हैं। लेकिन डीपीएसपी कानून बनाना जरूरी है कि किसी भी डीपीएसपी को लागू करने के लिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। कानून की स्थिति देखते, फंडामेंटल है कानून के खिलाफ अवैध है और डीपीएसपी के खिलाफ के कानून अवैध नहीं है। तो ये था हमारा डीपीएसपी। आज हम यही पढ़ेंगे, कल हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं।